नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। इजरायल का लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा टारगेट पर आईडीएफ की बमबारी। 20 मिनट में सभी टारगेट को दहलाया। हमले के बाद धू धू करके जलता दिखा इलाका। ये देखिए हमले के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। 20 मिनट में जितने भी टारगेट थे उनको हिट किया गया। 100 से ज्यादा टारगेट पर आईडीएफ ने ये बमबारी की है और उसके बाद ये भयानक तस्वीरें सामने आई। वहीं इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के विध्वंसक हवाई हमले। लेबनान के फ्रंट पर की गई बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसा बारूद। तो दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के हवाई हमले। लेबनान के फ्रंट पर की गई है ये बमबारी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बरसात की गई है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हवाई हमले किए गए हैं। पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने दिखाई ताकत। लेबनान की सड़कों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी ताकत दिखाने के लिए निकाली बाइक रैली। तो लेबनान में इजरायल ने जिस तरह से अकल्पनीय आक्रमण किया है उससे दुनिया दंग है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लगातार 2 दिन इजरायल ने इस तरह का पहला और इकलौता बड़ा हमला कैसे कर दिया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब इजरायली सेना तीसरा चरण लॉन्च करने वाली है। इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान ने न सिर्फ प्रॉक्सी संगठनों का गठबंधन तैयार कर लिया है बल्कि इजरायल में ऐसा हमला करने की घोषणा कर दी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने लगे। कार में लगे रेडियो में विस्फोट हुए। हिजबुल्लाह के लोग जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे वो दब गए। मोबाइल फोन में धमाके हुए। और इसी के साथ इजरायल के अकल्पनीय हमले का कैनवास न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। सत्रह सितंबर को दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फट गए। तो 18 सितंबर को फिर से उसी वक्त यानी दोपहर 3:30 बजे ही इजरायल के अकल्पनीय हमले का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। इस बार हिजबुल्लाह जिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता था उन सब में धमाके होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट एक साथ 3 देशों में हुए, लेबनान, सीरिया और इराक। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाके हुए तो इराक के मौसूल में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर में भी इसी तरह के धमाके सुने गए। सबसे ज्यादा विस्फोट लेबनान में ही हुए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे लेबनान में अलग अलग शहरों में 500 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट हुआ। इस वजह से 80 मकान और दुकान में आग लग गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, करीब 40 मोटरसाइकिल भी बर्बाद हो गई। लेबनान की सरकार के मुताबिक 18 सितंबर के हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, करीब 700 लोग घायल हो गए। इजराइल ने इन धमाकों को लेकर कुछ नहीं कहा है, यानी उसने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हिजबुल्ला और ईरान इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने इस अकल्पनीय अटैक को कैसे अंजाम दिया। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट कैसे कर रहा है, खासकर संचार के उन साधनों में जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला कर रहा है। इसको लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन दुनिया हैरान जरूर है क्योंकि ये इस तरह का पहला और इकलौता ऑपरेशन है। इजराइल ने अलग अलग तरह के 1 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट करवाए। हिजबुल्ला के लड़ाके जिन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें धमाके हो गए। मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुए, गाड़ियों में लगे रेडियो फट गए तो गाड़ियां धू धू कर जल गई। लैपटॉप में विस्फोट हुए, टेलीविजन में धमाके हुए, बायोमेट्रिक मशीनें फट गईं, यहां तक कि सोलर पैनल भी तबाह हो गए। सीरियल ब्लास्ट के बाद लेबनान में जगह जगह आग की ऊंची ऊंची लपटें और डराने वाले धुएं के गुबार नजर आने लगे। लोगों में चीख पुकार मच गई और इस तरह बैरूत में लगातार दूसरे दिन भी आपातकाल लग गया। इजराइल के इस अकल्पनीय सीरियल विस्फोट से लेबनान के साथ साथ सीरिया भी दहशत में है। हिजबुल्ला ने अपने लड़ाकों को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने को कहा है। सीरिया में असद सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों से वायरलेस डिवाइस को बंद करने और लैंडलाइन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान और हिजबुल्ला पर बदला लेने का दबाव बहुत बढ़ गया है। हिजबुल्ला और ईरान का संयुक्त विनाशकारी योजना क्या है, अब इसे भी समझिए। इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से इजरायल ने लेबनान में अकल्पनीय हमला किया, उसी तरह का हमला ईरान और हिजबुल्ला करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल के अंदर चौंकाने वाले हमले करने की प्लानिंग की गई है। ईरान ने इजरायल में अपने दर्जनों एजेंट को सक्रिय कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इजरायल में जगह जगह कार बम से हमले करवाने की फिराक में है। इजरायल में एक हफ्ते के अंदर बड़े और घातक हमलों की आशंका है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक इजरायल के ओवरसीज मिशन पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और हिजबुल्ला ने भी इजरायल में अकल्पनीय हमले का न सिर्फ प्लान बना लिया है बल्कि उसे एक्टिव भी कर दिया है। इजरायल के अंदर ईरान के एजेंट सक्रिय हो गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेल अवीव में ईरान का एक एजेंट गिरफ्तार हुआ। जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है वो इजरायल का रहने वाला यहूदी है। नाम है मोती ममान। मोती ममान ईरान के अधिकारियों से मिलने के लिए 2 बार सीक्रेट तरीके से ईरान जा चुका है। ईरानी सेना ने इससे बहुत बड़ा टास्क सौंपा था। गिरफ्तार ईरानी एजेंट के टारगेट पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ हार्जी हालेवी, शिन बेत चीफ रोनिन बरार और मोसाद चीफ डेविड बार्निया थे।
एजेंट को इजराइल की इन बड़ी हस्तियों को खत्म करने का टास्क सौंपा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल में इसी तरह के दर्जनों ईरानी एजेंट सक्रिय हैं, जो न सिर्फ शहर शहर कार से ब्लास्ट कर हमले कर सकते हैं, बल्कि वो इजराइल के वीवीआईपी लोगों को भी खत्म करने की फिराक में है। ईरान और हिजबुल्लाह ने जो कुछ कहा है वो इस बात का प्रमाण है कि इजराइल से खतरनाक बदला लेने की तैयारी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इस बार इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हाशिम सफी अल-दीन ने कहा है कि इजराइल को अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। लेबनान सरकार ने भी पहली बार हिजबुल्लाह का साथ देने का ऐलान कर दिया है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह राशिद ने कहा है कि अब हिजबुल्लाह को शांत रहने के लिए कोई नहीं कह सकता। इजराइल से हिजबुल्लाह का इंतकाम बहुत जरूरी हो गया है। यूएन में ईरान के राजदूत सईद ईरावानी ने घोषणा कर दी है कि इजराइल के हमले का भयावह प्रतिशोध निश्चित है। उधर हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने 2001 के फिदाइन हमलों के वीडियो जारी कर कहा है कि इजराइल में कत्ले-आम का दौर फिर शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के कहने पर ही अल कसाम के लड़ाके इजराइल में घुसकर आत्मघाती हमले करने की तैयारी में हैं। जाहिर है इजराइल का यह हमला संयुक्त अरब संग्राम में बदल चुका है। अब अरब में ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल के जारित बैरक्स में किए गए रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। और आईडीएफ के अल-मार्ज बेस पर रॉकेट से हमले, हिजबुल्लाह ने किए एंटी टैंक रॉकेट हमले। आईडीएफ के 2 जवानों की मौत, 16 घायल। इजराइल के रमीम रिज पर हिजब के हमले, हिजबुल्लाह ने बरसाए एंटी टैंक रॉकेट। 8 इजरायली नागरिक हमले में घायल हुए। तो लेबनान में जो विनाश हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा प्लान पर काम कर रहा है जिसमें सफल हुआ तो लेबनान दूसरा गाजा बन सकता है। ठीक उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल लेबनान में करने जा रहा है जिस तरीके से गाजा में हमास के ठिकानों को नष्ट किया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना की तैनाती कर दी है, जिसमें टैंक और मिसाइल लॉन्चर लगा दिए गए हैं। साथ ही कभी भी लेबनान की नदी लितानी के पार तक हमले किए जा सकते हैं। आखिर क्या है बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन लितानी, जिसने लेबनान से लेकर ईरान तक की बेचैनी बढ़ा दी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ऑपरेशन लितानी के बारे में सब कुछ। कहीं पेजर फटा, कहीं वॉकी टॉकी, कहीं रेडियो सेट, और कहीं कार में धमाका।
पिछले 48 घंटों में इसी तरह लेबनान दहलता रहा। ये धमाके सिर्फ लेबनान की राजधानी में नहीं हुए बल्कि कई और शहरों में चीख पुकार मचती रही। बैरूत, बालबेक, अली अल नहरी, साइदा, गाजिया, लिबाया, सराफंद, नबाती, खारायेब, मिर्जाऊ, आबाशिए, तायर देबा, शरीफा, तोरा, बिंत जिबेल। लेबनान के नक्शे में लाल रंग में दिख रहे ये वो इलाके हैं जहां इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से लेबनान दहल गया। हालांकि अभी ये दावा सिर्फ हिजबुल्ला और ईरान कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजराइल ने हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने सेना को उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। टैंक के अलावा मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह पलटवार जरूर करेगा, लेकिन इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के मंसूबों को रौंद देना चाहता है। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें साफ देख सकते हैं कि कैसे सेना का डिप्लॉयमेंट इजराइल के उत्तरी छोर पर किया जा रहा है। टैंक के अलावा दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स भी तेजी से उन तमाम इलाकों पर लगाए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह हमला कर सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम नष्ट करके ये संदेश दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। दरअसल इजराइल का लेबनान में हमला करना एक बड़े युद्ध का रिहर्सल है। इजराइल का असली ऑपरेशन तो अभी बाकी है। जिस मकसद के लिए इजराइल ने लेबनान में हजारों हमले करा दिए, पेजर से लेकर दूसरी डिवाइस में बारूदी विस्फोट करा दिया, वो मकसद है इजराइल का ऑपरेशन लितानी। दरअसल इजराइल चाहता है कि अब ठीक उसी तरह युद्ध में उतरे जैसे हमास ने सीधे हमले किए। इससे इजराइल को हमले करने का मौका मिल जाएगा और फिर बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर इजराइल लेबनान का दूसरा गाजा बना देगा। इस ऑपरेशन को शुरू करने की वजह समझिए। अभी तक अमेरिका भी हिजबुल्लाह पर बड़े हमले करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ पिछले साल अक्टूबर से उत्तरी इजराइल के इलाके खाली खाली थे। इजराइल वहां लोगों को फिर से बसाना चाहता है और यही वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से किया है। लेबनान को फंसाने के लिए इजराइल ने जाल बिछाया है जिसमें हिजबुल्लाह फंस गया है। अब अगर वो इजराइल पर हमले करता है तो इजराइल पूरे तरीके से ऑपरेशन लितानी शुरू करके हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार कर देगा। और अगर हिजबुल्लाह पलटवार नहीं करता है तो ईरानी प्रॉक्सी को बड़ा झटका लगेगा। उनके हौसले पस्त हो सकते हैं। ये एक तरीके से इजराइल की जीत होगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल को तहस नहस करने की धमकी दे चुका है। लेबनान में धमाकों के बाद इजराइल की रणनीति है कि वो हिजबुल्लाह को सीधी जंग में लेकर आए। इसके लिए उसने ऑपरेशन लितानी शुरू किया है। हमले से बौखलाया हिजबुल्लाह अब लितानी नदी को पार करके इजराइल पर जैसे हमले करेगा, इजरायली सैनिक उन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और लितानी पार तक पहुंच जाएंगे। साल 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कराया था जिसमें रेजोल्यूशन 1701 के तहत लितानी नदी से आगे हिजबुल्लाह नहीं आ सकता। यह इलाका फ्री जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन अब हिजबुल्लाह अगर लितानी पार करके आगे आया तो इजराइल भी लितानी तक पहुंच जाएगा और वहां उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। लेबनान में बह रही लितानी नदी से इजराइल की तरफ का पूरा इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है जिससे उत्तरी बॉर्डर को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए इजराइल को बड़ा युद्ध लड़ना होगा। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा इजराइल ने गाजा में किया है। बॉर्डर लाइन को खिसकाकर आगे कर दिया और अब गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में रीसेटलमेंट कराकर यहूदी लोगों को बसाना चाहता है।
अब इजराइल पूरा फोकस लेबनान पर करना चाहता है, इसलिए हिजबुल्ला को पीछे ढकेलने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि वो हिजबुल्ला लड़ाकों को लितानी नदी और अल खियाम के पीछे ओक की पहाड़ियों तक धकेल देना चाहता है, जिससे उनकी कम दूरी के हथियार इजरायली पोस्ट पर हमला ना कर पाए। इसके अलावा यूएन द्वारा निर्धारित ब्लू लाइन को भी आगे बढ़ाकर लितानी के इस तरफ का यानी दक्षिणी लेबनान में नया बफर जोन बनाना चाहता है। हालात काफी खौफनाक हो गए हैं, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिकी दौरा रोक दिया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया, युद्ध का नया फेज शुरू हो चुका है। हमारी सेना उत्तरी बॉर्डर की तरफ जा रही है। हम वहां भी इसी भरोसे के साथ युद्ध लड़ेंगे जैसा हमने गाजा में करके दिखाया। पीएम नेतन्याहू से लगातार बात हो रही है। चीफ ऑफ स्टाफ और शिन बेट चीफ उत्तरी सीमा पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है कि गाजा में इजरायल को उलझा देख हिजबुल्ला लड़ाकों ने न सिर्फ लितानी नदी को पार किया, बल्कि इजरायल की उत्तरी सीमा में घुसकर हमले किए। जिसमें उत्तरी इजरायल के इलाके शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, यरोन श्लोमी और नाकुरा में इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इस तरह से वहां रह रहे इजरायली जान बचाने के लिए पीछे चले गए। अब इजरायल दोबारा यथास्थिति लाना चाहता है, जिससे यहूदी कॉलोनी बसाई जा सके। लेकिन इस बार ऑपरेशन लितानी के जरिए दक्षिण लेबनान में घुसकर हमले करेगा। साथ ही लितानी बेसिन के एक बड़े हिस्से पर यहूदी लोगों को बसाकर हमेशा के लिए उस इलाके को लेबनान से अलग कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान में धमाकों के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी ने कई महीने और कई देशों में अपना मिशन चलाया। खुलासा हुआ है कि गाजा में हमले के 5 महीने बाद ही मोसाद ने उस प्लान को तैयार कर लिया जिसका अंजाम अब दुनिया के सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने इस मिशन में अपने मित्र देशों से मदद ली। दावा है कि किसी को भनक न लगे, इसलिए पेजर बनाने वाली एक फर्जी कंपनी तक बना ली गई। मोसाद की 2 लेडी एजेंट ने दूसरे देशों में रहकर इस सीक्रेट मिशन को आगे बढ़ाया और फिर हिजबुल्लाह तक विस्फोटक वाले पेजर पहुंचाए गए। हिजबुल्लाह क्या, दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियां भी हैरान हैं। ऐसा विस्फोटक जिसे पकड़ा ना जा सके। ऐसा तरीका जिसके बारे में सोचा ना जा सके। ना किसी को शक हो, ना संभलने का मौका हो। और धमाका शरीर के बिल्कुल करीब भी हो। हालांकि आधुनिक दौर में कई देश ऐसे धमाके करने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे अहम है अपने दुश्मन के उन गैजेट्स तक पहुंच बनाना। हिजबुल्लाह के तमाम पेजर तक इजरायल ने कैसे पहुंच बनाई? पेजर में विस्फोटक लगाने का वक्त इजरायल को कैसे मिला? वॉकी टॉकी तक इजरायल के विशेषज्ञ कैसे पहुंच सके?
ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन बीपर को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने डिजाइन किया, लेकिन दुनिया भर में इसे अकल्पनीय ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि अब से पहले कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो फिर एक ऐसे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों, साइबर और आईटी विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया, जो साइबर और हैकिंग की दुनिया का स्टडी मटेरियल बन गया। इस ऑपरेशन के पीछे इजरायल की साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 है। देखिए इस यूनिट ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह यूनिट कैसे काम करती है। न तार, न इंटरनेट कनेक्शन, फिर भी हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हो गए। प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले वॉकी टॉकी में भी इजरायल ने धमाके कर दिए। कार के रेडियो में भी इजरायल ने ब्लास्ट कर दिया। सवाल यही है कि आखिर कैसे इन संसाधनों में लगी बैटरियां अचानक फटने लगी और कैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन को इजरायल ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इजरायल की खुफिया एजेंसी को मुख्य किरदार माना जा रहा है, लेकिन इसमें इजरायल की एक और एजेंसी है जिसे इजरायल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेशन बीपर की पहली इजरायली एजेंसी है मोसाद और दूसरी इजरायली एजेंसी है आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 8200। सात अक्टूबर 2023 की ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग की थी। लेकिन ऑपरेशन क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कुछ तय नहीं था। 17-18 अक्टूबर को लेबनान, इराक और सीरिया में जो हुआ, उस ऑपरेशन की परिकल्पना इजरायल के यूनिट 8200 ने की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही थी। इसी दौरान यूनिट 8200 को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। चुनौती थी कि मोबाइलों का इस्तेमाल ना करने वाले हिजबुल्लाह को चोट कैसे पहुंचाई जाए। यूनिट 8200 को वॉकी टॉकी और पेजर में विस्फोट करने का रास्ता खोजना था। यूनिट 8200 सिग्नल इंटेलिजेंस और कोड एन्क्रिप्शन पर काम करती है। यहीं से ऑपरेशन की शुरुआत हुई और इसके बाद ऑपरेशन बीपर को यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर में डिजाइन किया गया। इजरायल खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यूनिट 8200 ने ही विस्फोटक लगाने का प्लान तैयार किया। मोसाद ने हंगरी की बीएसी कंसल्टिंग कंपनी से हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी की डिलीवरी फिक्स कर दी थी। यूनिट 8200 को इसमें ऐसे विस्फोटक लगाने थे जो स्कैनिंग में पकड़े ना जा सके। इसके लिए यूनिट 8200 ने PETN नाम का विस्फोटक बैटरियों के साथ लगाया। इस विस्फोटक को एक चिप के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद कोडेड मैसेज भेजते ही इन पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगे। इजरायल के यूनिट 8200 को सबसे बड़ा चैलेंज दिया जाता है और इसीलिए इसमें सबसे बेहतरीन जवानों की तैनाती होती है। यूनिट 8200 इजरायल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट है। ये दुनिया भर से इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है। इसे इजरायल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। तकनीकी प्रतियोगिताओं के टॉपर्स को इस यूनिट में रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। इजरायल के इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि यहां करियर लंबा नहीं चलता। तकनीक में पिछड़ते लोगों को हटाकर यंग माइंड
ब्राइट माइंड युवाओं की तैनाती होती रहती है। इजराइल की इस यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इनमें सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना। अक्टूबर 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ने जैसे ही परमाणु तकनीक हासिल होने का ऐलान किया, यूनिट 8200 ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए, वरना ईरान 2010 तक परमाणु बम बनाकर इजराइल के लिए खतरा बन जाता। यूनिट 8200 ऐसे कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है जो इजराइल के लिए खतरा बनने वाले थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद इस यूनिट को इजराइल में आलोचना झेलनी पड़ी थी। यूनिट 8200 ने इन हमलों के बाद प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन तैयार किया और लेबनान में हुए विस्फोट इसी का नतीजा है। यूनिट 8200 हिजबुल्लाह के निशाने पर भी रहती है। 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने यूनिट 8200 से हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया था। इसमें यूनिट के 22 जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूनिट के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल योसी सारियल ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। यूनिट 8200 के जवान इजराइल के ऐसे नायक हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश पर आने वाले खतरे के खिलाफ 24 घंटे जंग लड़ते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा के राफा में आईडीएफ के हवाई हमले, हमास का एक रॉकेट गोदाम तबाह। तेल अल सुल्तान में था हमास का गोदाम। और इस वक्त इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर हलचल तेज है। लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर आईडीएफ ने बड़ी तैनाती कर दी और अब से कुछ देर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद के मुख्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि आज आधी रात इजराइल हमले का तीसरा चरण शुरू कर सकता है। इजराइल ने पेजर, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट कर आईटी और साइबर वॉरफेयर का नया फेज लॉन्च कर दिया है। ऐसे ऑपरेशन थ्रिलर मूवीज या बॉन्ड मूवीज में भी आज तक अंजाम नहीं दिए गए हैं। दुनिया की टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने इस अकल्पनीय ऑपरेशन को अमेरिका की मदद से अंजाम दिया। चरणबद्ध तरीके से लेबनान, सीरिया और इराक में ब्लास्ट किए गए। अकल्पनीय ऑपरेशन पहला चरण। सीरियल ब्लास्ट का पहला चरण 17 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे लॉन्च हुआ। इसके तहत हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुए। विस्फोट की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, 4000 लोग घायल हो गए। अकल्पनीय ऑपरेशन दूसरा चरण। हिजबुल्लाह के पेजर तबाह हुए तो उसने संदेशों के आदान प्रदान के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन वॉकी टॉकी में भी विस्फोटक लगवा रखे थे। अकल्पनीय ऑपरेशन तीसरा चरण।
18 सितंबर को ठीक 3:30 बजे हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में धमाके शुरू हुए। सिर्फ वॉकी टॉकी में ही नहीं बल्कि रेडियो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीरियल धमाके हुए। ब्लास्ट में 2 दर्जन लोग मारे गए, करीब 700 लोग घायल हो गए। अकल्पनीय ऑपरेशन चौथा चरण। सूत्रों के मुताबिक इजरायल के अकल्पनीय ऑपरेशन का चौथा और असली चरण अब लॉन्च होने वाला है। इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब 18 सितंबर को ही इजरायल ने लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा पर सेना और हथियारों की बहुत बड़ी तैनाती कर दी। इजरायल हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप अपने लड़ाकों और कमांडर से बात नहीं कर पा रही है, संदेशों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इजरायली सेना इसी का फायदा उठाकर दक्षिण इजरायल में गाजा जैसा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इसीलिए दक्षिण लेबनान बॉर्डर के पास बहुत बड़ी सैन्य तैनाती कर दी गई है। सवाल यह है कि लेबनान के अंदर आईडीएफ का असली ऑपरेशन कैसा होगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायल के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और फुल फ्लेजेड हवाई हमला। दूसरा विकल्प है गाजा की तरह लेबनान में दाखिल होकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन। तीसरा विकल्प है लेबनान में जमीनी जंग छोड़कर बफर जोन बनाना। इजरायली कैबिनेट ने नेतन्याहू को कोई भी फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। इसी के साथ नेतन्याहू मोसाद के मुख्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि चौथे चरण का प्लान तैयार है। लेबनान में किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, तो रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का अटैक। एफपीवी ड्रोन से यूक्रेन का हमला, घर में छिपे रूसी सैनिकों को उड़ाया। यूक्रेन को उम्मीद है कि जल्द ही उसे लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने उस हथियार डिपो को टारगेट किया जहां मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम रखे गए हैं। खासतौर से नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें भी वहीं रखी गई थी। यूक्रेन के हमले में सैन्य ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे 30,000 टन के हथियार भी बर्बाद हो गए। हमला इतना जबरदस्त था कि रिक्टर स्केल पर 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके आ गए। आधी रात रूस दहल गया। बारूद की बारिश से रूस में विनाश दिखने लगा। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखने लगी। टोरोपेत्स में यूक्रेन ने ऐसा तांडव मचाया जिससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला कामिकाज़े ड्रोन से किया गया, जिससे 6 किलोमीटर दायरे तक आग फैल गई। इस हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमले में वहां रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें तबाह हो गई। इस हमले में 1.8 किलोटन TNT विस्फोटक स्वाहा हो गया। हमले के बाद 2.8 रिक्टर के भूकंप के झटके आए, जिनका असर 6 किलोमीटर दूर तक था। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद कैसे पूरा इलाका धुएं से घिर गया। बताया जा रहा है विस्फोट इतना जबरदस्त था जो एक 15 से 30 किलोटन वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर धमाके के बराबर था।
धमाके के तुरंत बाद मशरूम क्लाउड बन गया और आग का दायरा बढ़ने लगा। आसपास के इलाके के लोगों को जगह तुरंत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया क्योंकि विषैले धुएं से जान जाने का खतरा बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि हथियार डिपो में बार बार धमाके होते रहे, मिसाइलें बम लगातार फटते रहे, कई मिसाइलें हवा में जाकर फटी। डिपो में बार बार आग के गोले फटने से अरबों का गोला बारूद जलकर राख हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सैन्य गोदाम में करीब 30,000 टन तक हथियार रखे गए थे जो पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन ने हमले के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए, जिससे डिपो में रखी नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों के अलावा दूसरी मिसाइलें भी तबाह हो गई।